नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24/7। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आधा दिन पूरी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात शांति वार्ता की। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर इस्लामाबाद में बातचीत होगी और इसके लिए अमेरिकी डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि ईरानी डेलीगेशन पहले ही पहुंच चुका है। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस टीम का नेतृत्व करेंगे। इसमें अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। तो ईरानी मीडिया के मुताबिक संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ जो है अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और इस बातचीत को आगे की शांति प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तानी सरकार ने इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। हालांकि इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, जो कि बातचीत के माहौल को अब तनावपूर्ण भी बना सकता है। और ईरान ने शर्त ये रखी थी कि सीज फायर के दौरान लेबनान पर हमले न किए जाएं। वहीं ईरान ने तनाव की स्थिति में जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद करने की चेतावनी दी है। तो लगातार जंग को खत्म करने की कवायद जो है, कोशिशें वो जारी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ये बड़ी बैठक हो रही है और ईरानी डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। जब ईरानी डेलीगेशन ईरान से उड़कर इस्लामाबाद आ रहा था, उस दौरान पाकिस्तान की वायु सेना ने सिक्योरिटी मुहैया कराया था। कई पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाजों ने डेलीगेशन को अपने देश में लेकर आए थे और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान में हाई लेवल पर रखी गई है। और जहां पर ये बैठक चल रही है या बैठक होने वाली है, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस्लामाबाद में 2 दिनों की छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि यहां पर हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर आ रहे हैं, ट्रंप के बेहद करीबी विटकॉफ आ रहे हैं। तो प्रतिनिधिमंडल जो है वो बेहद हाई लेवल का है, इसलिए इस्लामाबाद में तमाम सुरक्षा के कवायद बरते जा रहे हैं। तो बिल्कुल सुरक्षा की बात आपने नदीम कर ली। अब बताते हैं कि किन मुद्दों पर बातचीत होनी है। तो देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको लेकर चर्चा संभव है और अमेरिका का कहना यह है कि ईरान से कोई संबंध नहीं होगा। ईरान को अपना सारा हाई लेवल जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको बाहर करना होगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद करना होगा या फिर सीमित करना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत होगी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर भी रोक लगाना चाहता है। इसके अलावा सैंक्शंस को हटाने पर बात होगी। ईरान चाहता है कि सभी अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध तुरंत हट जाए और फ्रोजन एसेट्स वापस मिले और मुआवजा भी मिले। बिल्कुल, लेकिन जो मुद्दे सबसे ज्यादा इस बैठक को पेचीदा बनाएंगे उनमें सबसे बड़ा एक मुद्दा है, वो है लेबनान। लेबनान में लगातार इजराइल हमले कर रहा है और कह रहा है कि लेबनान में जो ईरानी प्रॉक्सीज हैं उन्हें खत्म किया कर रहा है इजराइल। लेकिन ईरान कहता है कि शांति वार्ता पे बात होगी जब तक आप इजराइल पर हमला नहीं रोकेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर इजराइल मानने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। ये भी बड़ा मुद्दा है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद की इस बैठक में किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और बात करते हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव की, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे भरोसे का पत्र नाम दिया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल काल रात्रि के बुरे सपने के समान रहे। और अमित शाह ने आगे कहा कि हमारी सरकार बनी तो पहले 6 महीने में बंगाल में यूसीसी लागू करेंगे। साथ ही राज्य की महिलाओं को एक बड़ा दाम है, राज्य की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा सबसे बड़ा दाव बेरोजगारों को लेकर के बीजेपी ने लगाया है। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान दिया जाएगा। और इसके अलावा बंगाल में गौ तस्करी पर भी लगाम लगाई जाएगी, ये अमित शाह ने कहा। तो घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है बीजेपी का और बेरोजगारों पर, महिलाओं पर खासतौर पर दाव खेला गया। महिलाओं को 3000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा इसमें किया गया। साथ ही बेरोजगार युवाओं को भी 3000 रुपए देने का वादा सरकार ने किया है। बंगाल में गौ तस्करी को रोकेंगे, ये भी बात मैनिफेस्टो में कही गई है। बिल्कुल, तो घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के
बीजेपी लगातार एक के बाद एक बड़े वायदे कर रही है और इस बार बीजेपी ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि वो पश्चिम बंगाल की महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे। साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए भी 3,000 रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। तो भरोसे का पत्र जो है वो जारी करके बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है और बंगाल की जनता के हित में ये वो वायदे बताए हैं। इसके साथ ही कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम यूसीसी भी लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट गंभीर संकट से गुजर रही है। कंपनी ने परिचालन क्षमता घटने के बाद लगभग 20% स्टाफ कम करने का फैसला किया, जिसमें 500 से ज्यादा कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजे जाने की संभावना है। वर्तमान में एयरलाइन के पास करीब 6,800 कर्मचारी और केवल 13 विमान बचे हैं, जबकि 14 विमान वेट लीज पर संचालित हो रहे हैं। तो सीनियर अधिकारियों के मुताबिक कई महीने से उनको वेतन नहीं मिला और अन्य कर्मचारियों की सैलरी भी देरी से दी जा रही। कंपनी पर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टैक्स बकाया है, ऐसा बताया जा रहा है। घरेलू बाजार में इसकी हिस्सेदारी घटकर 3.9% रह गई है, जबकि घाटा बढ़कर 621 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो पायलटों के लिए भी नई शर्तें लागू कर दी गई हैं, जिसके तहत उनकी कार्य प्रणाली और वेतन में कटौती देखी जा रही है। कंपनी की आर्थिक स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। तो एक निजी प्राइवेट कंपनी एयरलाइंस स्पाइस जेट इन दिनों संकट से गुजर रही है और हालात ये हैं कि अब इस कंपनी में कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी की जा रही है। सिर्फ 13 विमान अभी ऑपरेशनल हैं, क्योंकि कंपनी के कई ऐसे विमान थे जो अब कंपनी के साथ नहीं जुड़े हैं। ऐसे में अब कंपनी के पास कर्मचारियों को कम करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। 100 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भी बकाया है। तो एक स्पाइस जेट कंपनी वो इन दिनों संकट से गुजर रही है। इससे पहले कई एयरलाइंस कंपनियां भी संकट से गुजरकर उनका दौर जो है वो खत्म हो चुका। गो एयर इसमें एक बड़ी कंपनी रही। इसके अलावा जेट एयरवेज भी संकट के दौर से गुजर रही थी। सर्व आदिवासी समाज की राष्ट्रीय बैठक में जनगणना से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद सीनियर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने INS 24/7 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों की गणना उनके मूल स्थान पर की जानी चाहिए, ताकि आदिवासी समाज की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि सभी की एक साथ गणना होने पर आदिवासी समुदाय अल्पसंख्यक हो सकता है, जिससे आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में कमी आने की आशंका है। बैठक में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग भी रखी गई और निर्णय लिया गया कि धर्म के कॉलम में आदिवासी ही दर्ज किया जाए। इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों से 5 बच्चे पैदा करने की भी अपील की है। नंद कुमार साय का कहना है कि समाज की शक्ति बनाए रखने के लिए जनसंख्या संतुलन पर ध्यान देना आवश्यक है। देश और प्रदेश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज ने विशेष मांग की है जनगणना को लेकर। देख सकते हैं कि मेरे साथ प्रथम नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के नंद कुमार साय जी हैं। उन्होंने भी आदिवासी समाज की ओर से कुछ विशिष्ट मांग जो है वो रखी हुई इस वक्त हमारे साथ है। साय जी, क्या ऐसी मांग है जो जनगणना में आप चाहते हैं कि शामिल किया जाए, खासतौर पर आदिवासी जिलों को लेकर, आदिवासी समाज को लेकर? देखिए, मुझे जो लगता है कारखाने जहां लोहा निकलता है वहां पर बड़ी बड़ी खदान खोली हुई है और ये आदिवासी समाज के क्षेत्र में ही है। वहां पर बाहर से काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उनके कारण वहां पर जनजाति समाज का गांव है, उनका क्षेत्र है, जिला है, लेकिन आबादी बाहरी लोगों की बढ़ गई है। अगर गणना वहां उनकी होगी तो हमारा जो जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, वहां अल्पसंख्यक हो जाएगा। इसलिए मैंने मांग किया है कि जो लोग बाहर से आदिवासी क्षेत्रों में किसी काम की दृष्टि से भी आए हों, उनकी गणना वहीं की जाए जहां मूल रूप में वो रहते हैं।
ताकि हमारा जो आदिवासी समाज है वहां उनकी संख्या किसी भी कीमत में कम न होने पाए। आदिवासी ठीक है, जो लगातार उठा रहे हैं, एक विषय ये भी कि धर्म कोड जो है उसको आदिवासी माना जाए। आप स्वयं सनातनी हैं और लगातार सनातन का सम्मान आप करते रहे, ऐसे में पहले हिंदू लिखा जाता था, अब ये आदिवासी क्यों? देखिए, हमारा जो ये समाज है आदिवासी समाज, इसका बहुत पहले से एक मांग किया जाता रहा था कि उसका एक धर्म कोड अलग होना चाहिए ताकि उसकी पहचान इस रूप में भी अलग से हो। ये कभी हो नहीं पाया और अलग अलग लोग अपना कोई गोणी धर्म, कोई कौन धर्म, कोई क्या क्या मानते हैं करके अलग अलग संख्या उनकी अलग अलग होती रही। अभी चिंतन में एक बात आया कि भाई हमारा धर्म कोड एक ही होना चाहिए, ये अलग अलग कौन जाति के हैं कौन है इसको छोड़ दिया जाए और सर्व लोग मिल करके एक सभी ने मिल करके एक राय बनी इसमें कि हमारा धर्म कोड जो है वो आदिवासी होना चाहिए। ये नंद कुमार साय जी का स्पष्ट कहना है कि वे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। धर्म कोड का विषय है खासतौर पर, साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी जनगणना उनके मूल स्थान पर कराने को लेकर मांग रख रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, नंद कुमार साय ने आदिवासियों से की अपील, 5 बच्चे पैदा करे आदिवासी। तो नंद कुमार साय मामले पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया है। ये उनका अपना विचार होगा, वो सीनियर नेता हैं, जो बोले होंगे सोच समझकर बोले होंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री का। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। INS 24/7 से बातचीत करते हुए नंद कुमार साय ने ये ऐलान किया था कि आदिवासी 5 बच्चे पैदा करे। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बयान दिए थे और अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया है। उनका कहना है कि यह उनका विचार है, वो जो बोले होंगे सोच समझकर बोले होंगे। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर, नंद कुमार साय के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि ये उनका अपना निजी विचार है, वो वरिष्ठ नेता है, जो भी बोला होगा सोच समझकर ही बोला होगा। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने वो भी आप सुनिए। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। और चलिए बात होगी उज्जैन की। उज्जैन के पास बड़नगर तहसील के झालरिया गांव में एक 3 साल का मासूम बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया और जिंदगी और मौत के बीच जंग वो लगातार लड़ रहा है। इसमें गुरुवार रात करीब 8 बजे हुए इस हादसे के बाद से बच्चा करीब 70 फीट गहराई में फंसा हुआ था, जिसे रेस्क्यू कर 40 फीट की ऊंचाई पर ला लिया गया है। तो एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें जो हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बच्चे तक पहुंचने के लिए एक समानांतर गड्ढा भी खोदा जा रहा था, लेकिन चट्टानें वहां पर मुश्किल पैदा कर रही हैं। बिल्कुल, बोरवेल में कैमरा डालकर निगरानी की जा रही है और ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन बच्चे की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है और उन्हें पास जाने से भी रोका जा रहा है। तो ये भी बता दें आपको कि पीड़ित परिवार जो है वो राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला है। ये परिवार पिछले 3 दिनों से इस इलाके में भेड़ चराने के लिए रुका हुआ था और करीब 12 साल हो गए हैं। ये परिवार हर बार इस क्षेत्र में आता है भेड़ को लेकर और इस बार इस तरह की घटना, हादसे का शिकार मासूम हो गया। मां के सामने ये बच्चा अचानक से बोरवेल में जा गिरा और करीब 70 फीट गहराई में फंस गया। ये कल रात को 9 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ है। इसमें बोरवेल के जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं वो निश्चय ही बड़े दुरूह और कठिनाई भरे होते हैं। यहाँ बच्चा 70 फीट की गहराई पे है और नीचे काला पत्थर है। पानी की भी आवक तेज है, पानी का स्रोत है, पानी में बच्चा है और हमारा प्रयास ये है कि बच्चे को कुशलता पूर्वक बोरवेल के माध्यम से ही ऊपर लिफ्ट कर लिया जाए, लेकिन इसी के लिए साथ साथ हमने एक समानांतर एक अप्रोच मार्ग भी हम बनवा रहे हैं ताकि नीचे से बच्चे तक पहुंचाया जा सके। बोरवेल में फंसे 2 साल के मासूम
जो है भागीरथ है उसके नाना जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे ही जानते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चा किस तरह से आया, किनके साथ मौजूद था बच्चा, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है। इसकी माँ के साथ में था, भेड़ लेने की थी, इसकी माँ के पीछे पीछे आया था। बताया कि ऐसे किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, कैसे आपको जानकारी लगी? जानकारी ऐसे लगी कि भेड़ा आगे गई, पीछे से आठ आयो बच्चा को, लेकिन मेरा सोरा आता ना गया, भेड़ा के पीछे पीछे सोरा कहाँ गया दीदी पता पड़ा। बोरवेल खुला हुआ था या कुछ ढक्कन लगा हुआ? अबे तो वो तो अभी मैं तो रहता नहीं यहाँ था, खुला भी था, जदी तो पड़ा नहीं, तो बोरो ढक्का होता तो थोड़ा ही पड़ता है। तो पाली राजस्थान से आप ये कहाँ से होते हो? उज्जैन। पाली राजस्थान से। और इसके अलावा कहाँ गए थे इसके पहले? ये पहले तो अटी बेड़ा सराते सर, अटी मारवाड़ी था। तो ये बच्चे के नाना जी हमारे साथ मौजूद थे, वे बता रहे थे कि जो है बच्चा भेड़ों के पीछे था और पहले भेड़ें निकली थी, उसके बाद जो है बच्चा आ रहा था और इसी दौरान जो है बच्चा बोरवेल में गिरा है। इस तरह से यहाँ जो है घटनाक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भागीरथ सकुशल जो है बोरवेल से बाहर निकल जाए। यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय जो प्रशासन की टीम है वह भी मौके पर मौजूद है। और चले इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। महेश्वर से बड़ी खबर है, पिकअप वाहन ने बारातियों को रौंदा है। हादसे में 21 बाराती घायल हो गए हैं। तो सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। 3 गंभीर रूप से घायल है, जिनको खरगोन रेफर किया गया। घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महेश्वर थाना क्षेत्र के गुजर मोहना गांव की ये घटना है, जहां पर कई लोग घायल हैं। 3 गंभीर घायलों को रेफर किया गया है खरगोन। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं महेश्वर से, जहां पर पिकअप वाहन ने बारातियों को रौंद दिया है। तो एक बड़ी सड़क दुर्घटना, एक दुखद हादसा हुआ। हादसे में 21 बाराती घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में त्वरित पहुंचाया गया है और जो प्रशासनिक अमला है वो भी अस्पताल पहुंचा। जैसा कि आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं और घायलों का हालचाल भी जान रहे। 3 की स्थिति ज्यादा गंभीर है, जिनको खरगोन रेफर किया गया। महेश्वर में ये बड़ी दुर्घटना हुई, पिकअप वाहन ने बारातियों को रौंद दिया। एक और बड़ी खबर रीवा से है। चौरा गांव में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। सिरमौर एमएलए देवराज सिंह के निजी सचिव इसमें घायल हो गए। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत सिंह समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दुबे परिवार का दावा है कि गुंडों के साथ आए थे प्रशांत सिंह। घर का काम रुकवाने के लिए वो पहुंचे थे। ये एलिगेशंस दुबे परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ये अहम खबर। घर का काम रुकवाने का ये मामला है रीवा का। चौरा गांव में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। सिरमौर एमएलए दिव्यराज सिंह के निजी सचिव घायल हुए। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रीवा निजी से। सचिव पर गंभीर आरोप भी हैं। नदीम, प्रशांत सिंह पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गुंडों के साथ आए थे और जो दूसरा परिवार, जो दूसरा पक्ष है, वो कह रहा है कि गुंडागर्दी की गई। घर का काम रुकवाने के लिए प्रशांत सिंह पहुंचे थे। और चले जांजगीर चांपा से आ रही एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई। केराकछार, हथनेवरा और पिपरदा में प्रशासन ने दी दबिश। तो रात में दबिश दी गई है और जब्त किए गए हैं 24 वाहन। राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। सड़क पर परिवहन करते 4 वाहन पकड़े गए। वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की गई है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ये अहम खबर। राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, वाहनों को जब्त किया है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जांजगीर चांपा की। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। केराकछार, हथनेवरा में ये कार्रवाई की गई और रात में दबिश देकर 24 वाहन मौके से पकड़े गए। इन वाहनों के माध्यम से रेत का अवैध परिवहन हो रहा था। और देखिए, छत्तीसगढ़ में पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर नदियों का सीना छलनी करके रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और रेत को बेचा भी जा रहा है। ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायालय ने ललितपुर मौजे में सरकारी जमीन के कथित खुर्द बुर्द के मामले में लोकायुक्त पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। ये मामला नहर, बाग और सड़क के लिए दर्ज करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे कथित तौर पर निजी उपयोग के लिए बदल दिया गया। तो शिकायतकर्ता कैलाश अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि 1940 और 1950 के रिकॉर्ड में ये जमीन सरकारी दर्ज थी। हालांकि अधिकारियों ने रिकॉर्ड में हेराफेरी कर शासन को लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया।
उनका तर्क है कि इन तथ्यों की जानबूझकर अनदेखी की गई। अग्रवाल ने लोकायुक्त पुलिस में अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई जांच नहीं की। उनका दावा यह है कि इसमें कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने रिकॉर्ड की अनदेखी की और अनदेखी करते हुए कॉलोनी विकसित करने की अनुमति दी और भ्रष्टाचार किया। मामले में कार्रवाई न होने पर मामला जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तो विशेष सत्र न्यायालय ने इस पर लोकायुक्त से रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब होगी 23 अप्रैल। कुलदीप नर्सरी वाली जो जगह है जीवाजी क्लब के पीछे बेसिकली मिसल बंदोबस्त से शासकीय दर्ज है और पूरी 18 बीघा 19 बीघा और 13 बीघा पूरी सरकारी है। इस मामले में लोकायुक्त में शिकायत की गई, लोकायुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो न्यायालय में गए तो न्यायालय ने लोकायुक्त से ये पूछा कि आपने इस पर क्या कार्रवाई करी। मैं न्यायालय को बताया 23 तारीख को न्यायालय में इस मामले में पुनः सुनवाई हुई। बड़वानी जिले के अंजड़ नगर परिषद की बहुचर्चित पेयजल योजना में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन अध्यक्ष सीएमओ समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है। मामला 2016 का, जब 12 करोड़ 20 लाख रुपए की योजना से 2700 घरों तक पानी पहुंचाना था, लेकिन काम अधूरा रह गया। इसके बावजूद ठेकेदार कंपनी को बिना कटौती पूरा भुगतान कर दिया गया। जांच में माप पुस्तिका और कैशबुक में गंभीर अनियमितताएं मिली और इस घोटाले से शासन को 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। इधर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने कुल 278 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिससे अपराध जगत में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने यह अभियान फरार और वारंटी आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाया गया और इसमें करीब 300 पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीम ने पूरे जिले में एक साथ दबिश दी और हाई वोल्टेज ऑपरेशन को सफल बनाया। कार्रवाई के दौरान 133 स्थायी वारंट और 107 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। वहीं 38 फरार आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही है कि पुलिस की साइबर टीम ने तकनीकी मदद से आरोपियों को दूसरे राज्यों से भी ट्रैक किया और धर दबोचा। इनमें कानपुर, राजस्थान, जामताड़ा और नोएडा जैसे क्षेत्रों में छिपे अपराधी भी शामिल हैं। तो पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली और अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है। और फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए NS 24/7। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।